हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, ये ऐसा टॉपिक है जो करंट अफेयर, करंट जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी के लिए जो यूनियन बजट आया है उससे जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप सभी के सामने, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, वो भी आपसे छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यूनियन बजट 2023-24 के लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चंस है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, Nirmala Sitharaman presented the union budget in the year 2024. At what time did she do so? यानी कि निर्मला सीतारमण ने 2024 में जो केंद्रीय बजट पेश किया वो कौन से समय का था, यानी कौन से टाइम का था, कितनी बार उन्होंने प्रेजेंट किया है, यहाँ पर यही पूछा गया है। एट व्हाट टाइम डिड शी डू सो, तो कितनी बार उन्होंने अभी तक का प्रेजेंट किया है। तो जो सही आंसर है कमेंट करके बताते जाएगा। यहाँ पे सही आंसर है 6 टाइम, यानी उन्होंने ये छठवीं बार प्रेजेंट किया है। जो केंद्रीय बजट है उसको छठवीं बार उनका ये केंद्रीय बजट पेश हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द डिफेंस आउटले एज अनाउंस इन बजट 2024, यानी बजट 2024 में घोषित रक्षा परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11.1%, यानी रक्षा विभाग की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 11.1% की बढ़ोतरी करी गई है डिफेंस में। क्वेश्चन नंबर 3, what is the revised estimate of the physical deficit as a percentage of GDP in budget 2024? बजट 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान क्या है। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5.8%। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ और साथ ही पीडीएफ भी मिलेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5.8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द रिवाइज फिजिकल डेफिसिट इन बजट 2024 कंपेयर द प्रीवियस एस्टीमेट? बजट 2024 में संशोधित राजकोषीय घाटा पिछले अनुमान की तुलना में कैसा है। राजकोषीय घाटा पिछले अनुमान की तुलना में कैसा है। जिनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो यहाँ सही आंसर है 0.5% इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज बाय 0.5%। 2024 में संशोधित राजकोषीय घाटा पिछले अनुमान की तुलना में कैसा है। इंक्रीज यानी बढ़ा है कितना, 0.5%। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन चैलेंज मेंशन इन द स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्रेस्ड बायोगैस, यानी कि सीबीजी, इसका फुल फॉर्म भी आता है कभी, ब्लेंडिंग मैंडेट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर सीबीजी प्रोडक्शन, डिफिकल्टी इन इन्फोर्सिंग द ब्लेंडिंग मैंडेट, लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट चैलेंज फॉर सीबीजी, इनसफिशिएंट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ सीबीजी ब्लेंडिंग। यहाँ पर संपीड़ित बायोगैस सम्मिश्रण अधिदेश के संबंध में उल्लिखित मुख्य चुनौती या चैलेंज इनमें से कौन सा है। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सीबीजी के लिए सीमित उपलब्धता और परिवहन की चुनौतियां, लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट चैलेंज फॉर सीबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, what is the significance of the 11.1% higher capex budgeted for infrastructure despite being lower than the run rate in previous year? पिछले वर्षों में रन रेट से कम होने के बावजूद बुनियादी ढांचे के लिए बजट में 11.1% अधिक पूंजीगत व्यय का क्या महत्व है। पूंजीगत व्यय की बात करी गई है, कैपेक्स बजट जिसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इट सजेस्ट अ शिफ्ट टुवर्ड्स मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ये अधिक कुशल और लक्षित बुनियादी ढांचे के निवेश की ओर बदलाव का सुझाव देता है।
It suggests a shift toward more efficient targeted infrastructure investments. Next question, why does the statement suggest that the private sector will have to step in for maintaining growth momentum in the context of 11.1% higher capex budgeted for इंफ्रास्ट्रक्चर? ये कथन ये क्यों सुझाव देता है कि बुनियादी ढांचे के लिए बजट में 11.1% अधिक पूंजीगत व्यय संदर्भ में विकास की गति को बनाए रखने के लिए निजी क्षेत्र को कदम उठाना होगा, प्राइवेट सेक्टर को कदम उठाना होगा? तो सीधे यहाँ पर हम आपको इसका सही आंसर दिखाते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बुनियादी ढांचे के विकास की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय अपर्याप्त है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन इन्वेस्टमेंट इन प्रिवेंटिंग फूट एंड माउथ डिसीज कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग इंडिया मिल्क एनिमल ईल्ड? यानी पैर और मुंह की बीमारियों की रोकथाम में निवेश भारत की दुधारू पशु उपज में सुधार में कैसे योगदान दे सकता है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, बाय एड्रेसिंग अ की फैक्टर लिमिटिंग मिल्क एनिमल प्रोडक्टिविटी, यानी दुधारू पशु उत्पादकता को सीमित करने वाले एक प्रमुख कारक को संबोधित करके। फिर है क्वेश्चन, द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि केंद्रीय बजट संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो सही आंसर है लोकसभा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज कवर्ड इन द यूनियन बजट? यानी यूनियन बजट कब आता है, जो उसका टाइमिंग रहता है वो कितना रहता है? तो सही आंसर है अप्रैल टू मार्च। यानी यहाँ पर आपका अप्रैल से मार्च के बीच में आपका जो यूनियन बजट है, जो कि एक साल का होता है, वो आता है। ठीक है, अप्रैल से मार्च तक कैलकुलेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट आउटलाइन द एस्टिमेटेड रेसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फिजिकल ईयर? कौन सा दस्तावेज किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की रूपरेखा को बताता है? एक विशेष वित्तीय वर्ष के लिए, और वित्तीय वर्ष जैसा कि अप्रैल टू मार्च है, तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, चलिए दिखा देती हूं मैं। ये सब याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे। द यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, यानी भारत के केंद्रीय बजट को और किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि ये वित्तीय वर्षीय योजना है, तो सही आंसर, यानी एक वर्ष के लिए होती है ये, तो इसे हम क्या कहेंगे? एनुअल फाइनेंशियल प्लान। फिर है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर इंडियन गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट? यानी केंद्रीय बजट के अनुसार भारत सरकार के लिए राजस्व, यानी सबसे ज्यादा जो पैसा आता है, उसका जो प्राथमिक स्रोत है वो इनमें से कौन सा है? इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स या कस्टम ड्यूटी? सबसे ज्यादा अगर पैसे की बात करें, जो हमारा जहां से हमें आय होती है सरकार को, वो है जीएसटी से। In the union budget, what is the term used for difference between total revenue and total expenditure? कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को हम किस शब्द से प्रस्तुत कर सकते हैं? फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू, बजट, इकोनॉमिक डेफिसिट। कुल राजस्व और कुल व्यय, तो सही आंसर है फिजिकल डेफिसिट, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर वन, राजकोषीय घाटा, इसमें क्या होता है? कुल राजस्व और कुल राजस्व यानी जितनी आय है, कुल व्यय के बीच का अंतर। Which tax were introduced in the Union Budget 2020-21 for a simplified personal income tax structure? सरलीकृत व्यक्तिगत आयकर संरचना के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में कौन सा कर पेश किया गया था? जीएसटी, डीटीसी, डीडीटी, एआईडीसी। 20-21 में कौन सा कर आया? तो सही आंसर है डायरेक्ट टैक्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, जिसे हम शून्य आधारित बजटिंग कहते हैं, किस केंद्रीय बजट में पेश की गई थी? ये हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। सही आंसर है 16-17 में, शून्य आधारित बजटिंग।
फिर है फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच यूजुअली बिगिन विद विच ट्रेडिशनल इंडियन सैल्यूटेशन। वित्त मंत्री का भाषण आमतौर पर किस पारंपरिक भारतीय अभिवादन से शुरू होता है? वंदे मातरम, जय हिंद, ओम शांति या सत्यमेव जयते। सही आंसर है सत्यमेव जयते स्टार्ट होता है, उसके बाद में वो लोग अपना भाषण देते हैं। What is the term used for government plan for its revenue and expenditure for upcoming fiscal year? यानी कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व और व्यय की योजना के लिए किस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक सर्वेक्षण यानी बजट एस्टीमेट। सॉरी, यहाँ पर आई थिंक ये ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन को यहाँ पर क्या करा जाएगा? आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के राजस्व और व्यय की तुलना किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? कि योजना के लिए बजट एस्टीमेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पता लगे कि आगे आने वाले साल में हम क्या करने वाले हैं, तो बजट एस्टीमेट आएगा। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेजेंटेड? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर है 1950 में पहला 1950 में पहला फर्स्ट यूनियन बजट जो है उसे पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का। केंद्रीय बजट पेश करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू प्रेजेंट द यूनियन बजट? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर के शनमुखम शेट्टी। आर के शनमुखम शेट्टी पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया था। उसके बाद है द टर्म अंतरिम बजट इज यूज्ड व्हेन। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब नई सरकार बनी है, सरकार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, पूर्ण बजट चुनावी वर्ष के दौरान पेश किया जाता है, यह बजट नए वित्तीय वर्ष से पहले छोटी अवधि के लिए पेश किया जाता है। तो सही आंसर है द बजट इज प्रेजेंटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड बिफोर अ न्यू फिजिकल ईयर। यानी बजट नए वित्तीय वर्ष से पहले छोटी अवधि के लिए जब पेश किया जाता है उसे हम कहते हैं अंतरिम बजट। केंद्रीय बजट पेश करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री इनमें से कौन सी थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू प्रेजेंट द यूनियन बजट? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। फिर क्वेश्चन है द प्लानिंग कमीशन वॉज अ की इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्लानिंग इन विच ईयर वॉज इट डिसॉल्व एंड द नीति आयोग वॉज फॉर्म। योजना आयोग आर्थिक नियोजन से संबंधित एक प्रमुख संस्था थी। इसे किस वर्ष भंग कर नीति आयोग का गठन किया गया? नीति आयोग 2014। ठीक है, भंग कब किया गया था योजना आयोग को? 2014 में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोलिंग बजट? रोलिंग बजट का क्या महत्व है? क्या होता है ये रोलिंग बजट? 1980 के दशक में दीर्घकालिक आर्थिक नियोजन के लिए पेश किया, पूरे वित्तीय वर्ष में समायोजन के लिए 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद पेश किया, या इसका फोकस राजकोषीय घाटे को कम करने पे है? तो सही आंसर है इट अलाउ फॉर एडजस्टमेंट अपडेट थ्रू आउट द फिजिकल ईयर। रोलिंग आपका बजट। 1997 में किस वित्त मंत्री ने ड्रीम बजट प्रस्तुत किया जो महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को शुरू करने के लिए जाना जाता है? ड्रीम बजट आया 1997 में, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था ड्रीम बजट? पी चिदम्बरम के द्वारा। 1997 ईयर याद रखिएगा। जीएसटी एक प्रमुख कर सुधार जिसे किस वर्ष के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? यानी जीएसटी कौन से यूनियन बजट, कौन से ईयर में पेश किया गया जीएसटी? तो सही आंसर है 17-18 में। किस वित्त मंत्री ने देश के लिए 10 आयामी दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2019 में नए भारत के लिए बजट प्रस्तुत किया था? निर्मला सीतारमण जी ने। What was the historic introduced in Union Budget of 1991 that transformed India's economic policy? 1991 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया ऐतिहासिक परिवर्तन जिसने भारत की आर्थिक नीतियों को बदल दिया।
जैसा कि आप जानते हो उस समय एलपीजी पे यानी उदारीकरण पे, प्राइवेटाइजेशन पे, ग्लोबलाइजेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया। तो सही आंसर है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। 1991 के बजट में आया। ब्लैक बजट किसने प्रस्तुत किया? 1957 में ब्लैक बजट आया, जो कि भारी कर, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के प्रस्ताव के लिए जाना जाता है। किसके द्वारा लाया गया था ब्लैक बजट? तो चलिए ये भी देख लीजिए। कृष्णामचारी के द्वारा लाया गया था, टीटी कृष्णामचारी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ब्लैक बजट। बजट से जुड़े हुए जितने क्वेश्चंस है यहां से ही आएंगे आपके। यूनियन बजट जो 73-74 का था, भारत में कौन सा नया कर लागू करने के लिए प्रसिद्ध है? यानी 73-74 में कौन सा नया कर लागू किया गया? तो सही आंसर है गिफ्ट टैक्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए गिफ्ट टैक्स कब आया था, तो कौन से बजट में आया था? 73-74 में लागू हुआ था। फिर आता है कि किस वित्त मंत्री ने 1969 में केंद्रीय बजट पेश किया और 14 प्रमुख भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखा था? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, वाई बी चौहान, सी डी देशमुख। तो करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी। 14 सार्वजनिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के द्वारा। 1997 यूनियन बजट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलेंट्री डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम यानी वीडीआईएस। व्हाट वाज इट्स प्राइमरी पर्पस? यानी कि 1997 के केंद्रीय बजट ने स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना की अवधारणा पेश की। इसका प्राथमिक उद्देश्य इसमें से कौन सा था? तो सही आंसर है डी, डिक्लेयरिंग अनडिस्क्लोज इनकम एंड एसेट। अघोषित आय और संपत्ति की घोषणा करना। स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण यानी अपने आप से, स्वैच्छिक यानी वॉलेंट्री यानी कि आप अपने मन से अपनी आय के बारे में बताना। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान किस वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश किया था? तो सही आंसर है 1991 मनमोहन सिंह। यूनियन बजट 68-69 के कौन से बजट ने हरित क्रांति पैकेज पेश किया? उस समय के वित्त मंत्री कौन थे? 68-69 में हरित क्रांति पैकेज, और किसके द्वारा उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो सही आंसर है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के वास्तविक कार्यान्वयन से पहले किस केंद्रीय बजट का एक राष्ट्र एक कर के लक्ष्य को प्राप्त करना था? विच यूनियन बजट एम टू अचीव द टारगेट ऑफ वन नेशन वन टैक्स बिफोर द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी? तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 2015-16। एक कर एक राष्ट्र 15-16 में। 2000 में केंद्रीय बजट ने सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के लिए कर अवकाश की शुरुआत की, तब वित्त मंत्री कौन थे? टेक्स्ट हॉलिडे फॉर सॉफ्टवेयर चिदम्बरम। What significant change was introduced in the Union Budget 85-86 related to the tax slab? 85-86 केंद्रीय बजट में टैक्स स्लैब से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स रेट। 1997 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में कारपोरेट कर दरों में कमी का प्रस्ताव करते समय वित्त मंत्री कौन थे? सही आंसर है पी चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 87-88 के केंद्रीय बजट में विशिष्ट उपभोग पर अंकुश लगाने के लिए नया कर पेश किया और इसे क्या कहा जाता था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती हैं जनरल अवेयरनेस की, और ये अगर आपने पढ़ लिया तो काफी चीजें आपकी खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। Who presented the Union Budget of India during the global economic crisis in 2009? 2009 में वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान भारत का केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर है प्रणब मुखर्जी। 2009। 83-84 के केंद्रीय बजट में गैर आवश्यक वस्तुओं पर विलासिता खर्च को लक्षित करने के लिए कौन सा नया कर पेश किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी सीटीटी।
यूनियन बजट 2005-6 में किस प्रमुख रोजगार सृजन कार्यक्रम को शुरू करने के लिए उल्लेखनीय है? यानी ऐसा कौन सा कार्यक्रम है, चाहे मनरेगा हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। 5-6 का जो बजट था उसमें कौन सी योजना आई? तो सही आंसर है मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। Which finance minister presented the union budget in 1976 during the period of emergency? emergency जब आपातकाल लगा 1976 में, उस समय केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? इंदिरा गांधी जी ने। 1996-7 के केंद्रीय बजट ने कर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया था? जीएसटी, एफबीटी, डीटीसी, एसटीटी। तो सही आंसर है डीटीसी, यानी डायरेक्ट टैक्स कोड, ट्रांसपेरेंसी के लिए कि पता लगे। तो यहाँ तक थे एमसीक्यू, लेकिन उसी के साथ में टोटल एक्सपेंडिचर, नेशनल जीडीपी ग्रोथ कितनी है उसको याद रखिएगा, 10.5। कैपिटल एक्सपेंडिचर 33% बढ़ा है। पर्सनल इनकम है अगर हम बात करें तो 0 से 3 लाख में कोई आपको टैक्स नहीं देना है, 3 से 6 लाख में 5 लाख का 5% देना है, 6 से 9 लाख अगर इनकम है तो 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%। इनको याद रखिएगा। 7 लाख द न्यू लिमिट फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख। ठीक है, 3 लाख न्यू एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है इस बार की। फिजिकल डेफिसिट 5.9% है आपका। रूरल पुश 79,000 करोड़, सब्सिडी 3.75 लाख करोड़। ग्रीन ग्रोथ को कितनी? 35,000 करोड़। रेलवे में 2.40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। विजन ऑफ फॉर अमृतकाल। अमृतकाल जैसा कि आप जानते हो 75 साल देश की आजादी के होने पर किया गया था। अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जैसे गति शक्ति आई थी, आपको पता है गति शक्ति, वैसे ही सप्त ऋषि को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस सप्त ऋषि में क्या क्या चीजें हैं? अमृत काल के दौरान आया है ये, और इसमें सप्त ऋषि में है रीचिंग द लास्ट माइल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यूथ पावर, है ना। उसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग द पोटेंशियल। सप्तऋषि ये हैं आपकी, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो एजुकेशन एक्सपेंडिचर बढ़ के 2.9% हुआ है जीडीपी। ठीक है, 2.9% याद रखिएगा। PMKVY 4.0 लॉन्च हो रही है यहाँ पे। उसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को भी यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है। आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। बिल्डिंग स्मार्ट इंडिया विद क्वालिटी स्किल, डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल लाइब्रेरी, देश स्टॉक, ई पोर्टल, ई कंटेंट थ्रू डिजिटल टीचर्स, वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम एक्सटेंडेड फ्रॉम 12 to 200 टीवी चैनल, स्टार्टअप टू फैसिलिटेट द्रोण शक्ति फॉर द्रोण एज अ सर्विस, 750 वर्चुअल लैब इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, 75 स्किलिंग ई लैब फॉर सिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। ये एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, उसके अलावा एम्पावरिंग द अमृत पीढ़ी, जो इस समय 75 साल में, जैसे इन्होंने बोला है टारगेट लिया अमृत काल का, तो यहाँ अमृत पीढ़ी माना गया जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एआई बनाया जा रहा है। उसके अलावा रिवैम्प्ड टीचर्स ट्रेनिंग पे जोर दिया जा रहा है। स्टेट विल इनकरेज ए सेट ऑफ फिजिकल लाइब्रेरी एट पंचायत एंड वार्ड लेवल्स। ठीक है, तो काफी चीजें हैं। शिक्षा पे बजट भी 2.9% हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके बजट से संबंधित है। आई होप आप लोगों को काफी हद तक इसमें से समझ में आई होंगी चीजें। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे लगे। और ये सारी पीडीएफ, ये जो कंप्लीट पीडीएफ है, आपको मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल कराने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक करें और यहाँ पर लिंक टेलीग्राम की ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।